तो पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, जो कि एसएससी में 2007 में पूछा गया था। कहा गया है कि विजयनगर के शासकों ने किस चीज़ को प्रोत्साहित किया था। ये एसएससी 2007 में पूछा गया था। तो इसी सब्जेक्ट यानी इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें एक मोटा मोटी भरोसा कर सकते हैं कि विजयनगर से एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, तो आने वाले एग्जाम्स में भी विजयनगर से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाता तमिल, तेलुगु और संस्कृत। इन 3 भाषाओं को विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है और किस प्रकार से हम लोग इसके साथ डील कर सकते हैं। और ये हम लोग देखते हैं सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो आपको बताना है सूफी आंदोलन जो हुआ था वो किस जगह से प्रारंभ हुआ था। एसएससी सीजीएल 2013 टियर 1 में पूछा था। तो सूफियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्या करना है, इतिहास उठा के देखना है और इतिहास में सूफी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं एक बार पढ़ के ही एग्ज़ाम हॉल में जाना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूट सके। तो इसका सही जवाब हो जाता है फारस या पारसिया। इसका सही जवाब फारस हो जाता है। फारस से ही सूफियों ने अपना आंदोलन शुरू किया था। समय की बात करें तो टाइम क्या था, 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। इस आंदोलन का सूत्रपात फारस पारसिया में हुआ था। इसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरी टेबल दे रखी है। इस टेबल को आपको क्या करना है, पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझना है। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 ईस्वी में। मुख्यालय जिनेवा में है और प्रमुख अध्यक्ष महासचिव की बात करी जाए तो महासचिव गिल्ट होंगशो हैं। और इसके सदस्य देशों की संख्या की बात की जाए तो 187 है और जो 127वां सदस्य है वो टोंग बना था, टोंग। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टेबल को पढ़ना है और ताकि आपका आने वाले एग्जाम 2023 MTS में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट और इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। ऐसा कौन सा था शासक जिसने दिल्ली की सल्तनत पर किस वंश ने राज्य नहीं किया था। एसएससी की बात करते तो एसएससी CPSI ने 2017 में ही इस क्वेश्चन को पूछा था, इसलिए हमने भी इसे वरीयता दे दी और क्वेश्चन को उठा के आपके सामने रख दिया। तो मोहम्मद गोरी की बात की जाती है तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, विजयनगर के क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत पे राज नहीं किया था। टाइम की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के काल को माना जाता है। इस काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से पुकारा जाता है। इसमें मुख्यतः गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश और साथ ही साथ सैयद वंश और लोधी वंश थे। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी और सैयद वंश थे। क्या हुआ था, बात यूँ थी, जबकि गोरी वंश का संस्थापक मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाने के बाद 1206 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु, स्पष्ट है कि गोरी वंश ने काशी कभी दिल्ली पर राज्य नहीं किया था, जबकि उसका एक गुलाम था उसने राज किया था। ठीक है, तो खुद उसने राज नहीं किया, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता था। और देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है महान सोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन है। जो कादंबरी थी ना, कादंबरी, आप लोगों ने कई बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कादंबरी देखी होगी ना, एक रचना थी कादंबरी के लेखक कौन है। ठीक है, और ये CPO SSC 2008 में पूछा था। तो बाण भट्ट जो थे ना, इसके राइटर थे, बाण भट्ट ने कादंबरी की रचना करी थी। ये देखते हैं,
बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित तथा कादंबरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कौन सी? हर्षचरित तथा कादंबरी। हर्षचरित हर्षवर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। तो अब बाण भट्ट और कादंबरी के बारे में हमने देख लिया है। अब आइए चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऐसा कौन सा स्थान था जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन तो आपने सुना ही होगा। उस समय को स्वर्णिम युग इसने बना दिया था और श्रवणबेलगोला एक स्थान था, वहाँ पे अपने अंतिम दिनों को चंद्रगुप्त मौर्य ने बिताया था। और देखते हैं, जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर के अंतर्गत पड़ता है, चले गए। और यहीं इसने काया क्लेश यानी अपनी आपकी कठिन तपस्या यानी काया क्लेश, अपने शरीर को अति कष्ट देकर, ठीक है, शरीर को त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है। जो शरीर को त्यागता है उसे संलेखना कहा जाता है। यही कार्य चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किया था। आइए देखते हैं, 2017 में ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनो ने पूछा था और हम भी देख लेते हैं कि ताकि आने वाले भविष्य में जो एग्ज़ाम है एमटीएस का, और उसमें किसी की भी का जो एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, एक आइडिया बताएंगे और बताएंगे किस प्रकार से आपको तैयारी करना है और कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। भीमबेटका गुफा कहाँ है, किस राज्य में है? ठीक है, तो इसकी बात करते तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये भीमबेटका है। और मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफा भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्राग ऐतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। ठीक है, और देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भीमबेटका के बारे में हमने जाना और इसके साथ ही साथ अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, जो कि एसएससी 10+2 पूछता है, जिसे CHSL कहा जाता है। क्या कहता है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होती है ना, कौन करता है? तो भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो अगला क्वेश्चन है ना, एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया था, इसलिए ये आवश्यक था। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद होता है ना, उसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। और देखते हैं, मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, क्योंकि यही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है वही अध्यक्षता करता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में, अगला क्वेश्चन, अरे स्क्रीनशॉट लग गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में, देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग तो नहीं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी? भारत में जो संविधान बना था, तो संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? ये क्वेश्चन की बात की जाती तो एसएससी 10+2 2013 में अभी हाल ही में पूछा गया था, और इसका सही जवाब ब्रिटिश का संविधान हो जाता है। यहीं से भारत ने इसको ग्रहण की थी। और देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद और लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी CHSL 10+2 लेवल का है और जो MTS में आने की भरपूर संभावना है, तो इसको भी आप लोग एक बार मोटा मोटी नज़र से देख लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत करनी होती है तो किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, 10+2 का क्वेश्चन था। और संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो उसे संसद में रखवाता है।
कहाँ रखवा था? संसद के अंतर। 73वें संविधानिक संशोधन का संबंध किससे? 10+2 यानी एसएससी CHS ने पूछा था इस क्वेश्चन को 15 में, और इसका सही जवाब पंचायत राज है। 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायत राज से है। भारत के संविधान के 73वें संविधान के संशोधन में क्या जोड़ा गया था? और संविधान में 74वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? नगरपालिका संविधान दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि आप लोगों ने देख लिया था। इतनी चीज़ों को जोड़ दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? चुनाव आयोग था ना, वो अनुच्छेद की बात करी जाती है तो अनुच्छेद 324 है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग ने क्या किया था? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो 324। आइए देखते हैं। तो 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई थी, और 324 के अंतर्गत निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये क्वेश्चन की पूछने की बात की जाए तो 2005 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। और जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही आगे आने वाले एग्जाम्स में या जरूर आते हैं। और कहीं न कहीं आप लोग एक आइडिया लगा लीजिए, इतिहास से नहीं आएगा, भूगोल से नहीं आएगा, कहीं से नहीं आएगा, तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से? ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो दोबारा पूछे जाने की संभावना होती है। तो इसका सही जवाब होता है हो जाता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और जो अभी पहले हो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति का नाम बताइए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? कब की बात की जाती है? सरोज होमी कपाड़िया। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? सरोज होमी कपाड़िया। कब थे? 2010 स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। ठीक है, प्रश्नकाल में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया थे। उन्होंने 12 मई 2010 को देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वर्तमान में 3 दिसंबर 2015 से TS ठाकुर भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश थे। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है ना, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ की दो आव कहा जाता है। दो आव, दो नदियों दो आव। ठीक है, दो नदियों की जो भूमि उपजाऊ होती है उसे दो आव कहा जाता है। आइए देखते हैं। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दो आव कहते हैं। जल विभाग के क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है। तराई क्षेत्र दलदली मैदान है, जबकि जल संभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक ही विधि है। ठीक है, तो दो नदियों के बीच की भूमि को दो आव कहते हैं, बस इतना याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन की बात की जाए तो एसएससी 10th लेवल का क्वेश्चन था। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75% सेमी कम वर्षा होती है? ऐसा कौन सा भूभाग है? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में इस पर प्रश्न को पूछ लिया था। तो 35% इसका सही जवाब है। 35% भाग जो है ना वो कैसे है? 75 सेमी कम वर्षा होती है। ठीक है, भारत में मानसूनी वर्षा की अल्पता अथवा अधिकता का सामना करना पड़ता है। भारत में मानसूनी वर्षा की अल्पता तथा अधिकता का सामना करना पड़ता है। जब तेज मानसूनी वर्षा होती है तो उसे निचले क्षेत्रों में जल भराव हो जाता है तथा ऊंचे भागों में मृदा अपरदन हो जाते हैं। मानसून की अनिश्चितता एक अन्य पहलू है। हमें औसतन 5 वर्षों में एक बार सूखे का सामना करना पड़ता है। देश के 35% भाग पर 75 सेमी से कम वर्षा होती है। तो ये था इसकी पूरी कहानी और पूरी रचना।
आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। ऊंचे क्षेत्र में लेटराइट मृदा की रचना होती है। तो ऊंचे क्षेत्र में लेटराइट मृदा होती है, वो 10th लेवल का क्वेश्चन है। किस प्रकार की होती है? अम्लीय इसका सही जवाब है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा अम्लीय प्रकार की होती है और लेटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण हुई निछालन प्रक्रिया के कारण होता है। शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाती है और इसका स्वरूप चट्टानी हो जाता है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग टोटल की बात की जाए तो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और यह मिट्टी पूर्वी पश्चिमी घाट घाट के क्षेत्रों राजमहल की पहाड़ियों, दक्षिणी महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों, मेघालय और झारखंड के संथाल परगना जिले में मिलती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अम्लीय मृदा देख लिया। और झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहा जाता है। एसएससी ने 2012 में पूछा था। तो लिम्नोलॉजी सरोज विज्ञान क्या है? सरो विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें इसके अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों और नव भूमियों का अध्ययन किया जाता है ना। तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश किसी जिले की सीमा चीन के साथ मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला पड़ता है, तो उसकी सीमा जो होती है चीन से मिलती है। देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ जिला है। हिंदुओं बौद्धों के मान्यता अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर निवास किया था किन्नौर जिला के अंदर। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश जो कितना है, और ये अपने लोगों ने हजारों बार कक्षा 10 से लेकर लास्ट तक आपने जब से शुरुआत की है इतिहास पढ़ने की, और लास्ट तक आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एसएससी ऑनलाइन एग्जाम 2017 में भी पूछा गया था। तो 4 डिग्री इसका सही जवाब, 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर इसका क्या है? सही जवाब है। तो आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? ये भौतिक विज्ञान का प्रश्न है और एसएससी-सीजीएल यानी टियर 1 में पूछा गया था 2014 में। तो इसलिए ये क्वेश्चन आवश्यक होगा। देहली आवृत्ति की बात की जाती है, भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। जिसके निचले प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है उसे देहली आवृत्ति कही जाती है। जब किसी धातु पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे एक्सरे आदि पड़ती है तो वह धातु उस विद्युत चुम्बकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जित करती है। क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? इस क्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं तथा इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसे देहली आवृत्ति कहा जाता है। आगे देखते काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत यानी सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो एसएससी-सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 2011 में इसे पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में भी इसके अधिक पूछे जाने की संभावना। इसके सही जवाब की बात कर लेते हैं। तो काले वस्त्र के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल होते हैं। इनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित कर देते हैं। कैसे? देखिए, एक बंदा है, ये सफ़ेद ड्रेस पहने खड़ा है। किस प्रकार की ड्रेस? सफ़ेद ड्रेस पहने खड़ा है। ठीक है, तो क्या होता है, इसने सफ़ेद ड्रेस पहन रखी है और जो सूर्य से प्रकाश आएगा तो उसे ये क्या करेगा, इस पे लगा प्रकाश तो इसे ये रिफ्लेक्स कर देगा, वापस भेज देता है। इसलिए वस्त्र शीतल माने जाते हैं। काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं क्योंकि श्वेत वस्त्र प्रकाश ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं जबकि काले वस्त्र प्रकाश ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इस कारण श्वेत वस्त्र शीतल तथा काले वस्त्र गर्म होते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन पे हम लोग
आ जाते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो समुद्र में कोई वस्तु डूबती है और जैसे जहाज और भी ऐसी सामग्रियां होती है जो डूब जाती है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। सोनार एक यंत्र होता है और एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा 2008 में इस प्रश्न को उठा लिया गया था। किसी निमज्जित वस्तु तथा जल के भीतर डूबे हुए जहाज, पनडुब्बी आदि का पता लगाने के लिए सोनार की फुल फॉर्म की बात की जाए तो सोनार साउंड नेविगेशन एंड अरेंजिंग नामक उपकरण होता है का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि की पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। इससे जहाज, पनडुब्बी आदि का पता लगाया जाता है कि कितनी दूरी पर है या नहीं। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। और कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा 9 अगस्त 2017 में इसे पूछा गया था दूसरी पाली के अंतर्गत। तो न्यूटन का तीसरा नियम इस पर प्रभावी होता है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक प्रक्रिया होती है। जब हम किसी लटके हुए पिंड अथवा लकड़ी के ढांचे में कील ठोकते हैं तो कील पर्याप्त बल आरोपित होने के कारण अंदर नहीं जाती, जिस कारण हमें कठिनाई होती है। यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को हेमल तंत्र कहा जाता है। क्या हेमल तंत्र कहा जाता है? स्टारफिश के परिसंचरण 3 स्थानों पर प्रसन्न होते हैं। नंबर 1 पेरिबेरल कोयम और जलवही तंत्र और हेमल तंत्र। और सही उत्तर इसका एसएससी ने इस बार सी लगाया, हेमल तंत्र। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को देखा और आशा है कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को साथ शेयर करके लाइक कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।